है हमारे देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन सही है गलत? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन ये भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है। डेमोक्रेटिक जो सेटअप है कंट्री का उसके अनुरूप नहीं है। डेमोक्रेटिक सेटअप ये कहता है कि सरकार जब तक रहेगी जब तक उसको विश्वास रहेगा। एमएलए का अगर राज्य सरकार है, एमपीओ का अगर केंद्र सरकार है। सपोज करो सरकार कुछ ऐसे काम करती है जिससे कि वो जो समाज के हित में नहीं होते और जो सही मायनों में जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसका विरोध करना चाहते हैं। विरोध करना वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। अगर वो खिलाफ होने की दशा में सरकार वो गिर जाती है। पहले भी ऐसे कई बार हुआ है, केंद्र की सरकार भी गिरी है, दोबारा इलेक्शन हुए हैं, फिर जनता की सरकार वापस आई है। इस हिसाब से जैसे चाहते हैं ये वन इलेक्शन कि एक बार इलेक्शन हो और फिर हम अपने ईवीएम के घोटाले भी हटानी है, सबको मालूम है। हमारी एक बार सरकार आ जाए फिर 5 साल के लिए हम मनमानी कर सकें। इतने बड़े देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जा सकता है या नहीं लागू? नहीं लागू किया जा सकता क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है, कहीं बर्फ़ पड़ रही है, तो इस हिसाब से और कहीं पर है ना इलेक्शन का टाइम है, खेत काटने का टाइम है लोगों का, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इतने बड़े कंट्री में जो छोटे मोटे देश हैं जिनकी ज्योग्राफी बहुत लिमिटेड एरिया में है, पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर मान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर बिल आ जाता है और पास हो जाती है तो क्या लगता है इससे नुकसान किसको होगा? देखिए जब इलेक्शन आता है आप ये देखिए इलेक्शन के दौरान कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। कहीं प्राइस चल रही है, कहीं पोस्टर बन रहे हैं, कहीं बिल्ली बन रहे हैं, कहीं झंडे बन रहे हैं। नहीं तो ये है ना कि पैसा वेस्ट हो रहा है, ये कहने की बात है। पैसा तो सर्कुलेशन में रहता है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को नुकसान होगा, जो इंडिया ग्रुप बना हुआ है उसको नुकसान होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन से? हाँ, इस टाइम बीजेपी सत्ता में है और वो पिछले 9 साल से अपनी मनमानी कर रही है हर जगह पर। अब वो है ना उसकी मंशा ये है कि एक इलेक्शन करा के हम परमानेंट है ना, उसके बाद हम इलेक्शन का काम ही ख़त्म कर देंगे और परमानेंट हमारा शासन यहाँ पर रहेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, वो किसी पर भी अमल करने वाले नहीं है। धन्यवाद आपका। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। सर आपके अनुसार क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में लागू किया जा सकता है और लागू करने पर किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा? देखो जहाँ तक लागू करने का सवाल है वो तो पहले भी होते रहे हैं। 52 का इलेक्शन सिंपल 1952 से लेकर 1967 तक 4 बार लगातार हुआ था। वन नेशन ही हुआ, वन में पोल ही हुआ था। लेकिन आज की डेट में यदि हम देखते हैं एक छोटे से स्टेट में, गुजरात एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ भी 156 सीटें हैं, बीजेपी के 182 मेरे ख्याल टोटल सीटें हैं। वहाँ पे भी 2 दिन में इलेक्शन हुआ, 15 दिन का बीच में गैप दिया। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कैसे करोगे ये बताओ ना। अभी जब टूट जाए, मान लो कल ही सरकार किसी की टूट जाए, मतलब नहीं भाती है जो सेंटर की गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, उसको नहीं भाती है, जो स्टेट में है नहीं भाती है। इसको लेकर के कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर विधान सभा में कहीं पे सरकार गिर जाती है तो वहाँ पर जितना ड्यूरेशन बचा हुआ रहेगा, जितना कार्यकाल बचा हुआ रहेगा, उतना ही कार्यकाल के लिए चुनाव हो। तो ये सही है या गलत है? ये फिर बिल्कुल गलत है। 5 साल का जब प्रोविजन है तो 5 साल ही होना चाहिए ना। टोटल 5 दूरगामी परिणाम इसके नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल कोई परिणाम नहीं आया। ये तो मतलब जिस तरह से राज्यसभा है, राज्यसभा में, लेकिन उसमें तो कंटिन्यूटी है ना भाई, उसमें तो 3 पार्ट में है। हर 2 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। या तो ऐसे ही करो कि भाई हर 2 साल बाद में इलेक्शन करते जाओ, पोर्शन ले लो, है। लेकिन उसका मेजोरिटी का वो तो रूलिंग पार्टी नहीं होती ना वहाँ पर, तो रूलिंग तो लोकसभा से होती है ना। आपके अनुसार ये लागू करना, तो इस लागू करने के पीछे आपकी सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? मंशा यही है कि भाई उनको जो है ना एक साथ जब वोट पड़ेंगी
तो जो सेंटर को वोट देगा वो स्टेट को भी देगा, हाँ। तो सेंटर में जिसकी सरकार बनेगी उसके स्टेट में भी बन जाएगी। लोग इतना क्या उन्हें मतलब समझदारी नहीं है। अभी क्या है, जैसे दिल्ली का ही हम उदाहरण लेते हैं, हाँ, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट दिया, लोकसभा का हुआ तो उन्हीं लोगों ने लोकसभा में दे दिया, बीजेपी को दे दिया। इसी तरीके से 2024 में अगर एक साथ ही इलेक्शन होगा, इलेक्शन हो गया तो अब आदमी एक ही जगह लोग वोट देंगे। एक ही जगह वोट देगा, और वही इनके पीछे मोटो है इनका मोटो जो है यही है कि भी एक जगह जैसे वो लोकसभा को देगा ऐसे ही विधानसभा को दे देगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपको बात करने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन आपके हिसाब से इंडिया में लागू हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगर होगा तो इससे किसको फ़ायदा होगा? इंडिया ग्रुप को फ़ायदा होगा, बीजेपी को मतलब एनडीए को फ़ायदा होगा, क्या लगता है? इसमें देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को ही फायदा यदि उनका होता है, हाँ। तो बहुजन समाज इसमें बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, अच्छा। बिल्कुल ही हो जाएगा। अब मैं अपने सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ, जितने हमारे बहुजन साथी हैं कृपया एक प्लेटफॉर्म आ जाइए, और जितने हमारे बहुजन नेता हैं वो एक जगह जुट होकर अपनी सरकार बनाइए। यदि अगर नहीं बनाए गए आने वाले 24 में तो हमका ऐसा हो जाएगा क्योंकि हम रोड पे नहीं चल पाएंगे। आज हम यहाँ पर 28 तारीख से धरना चालू हुई है, जब से हम कंटिन्यू यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए। अब देख लीजिए आप, धाराएं का 5-6 ऐसी लगी हैं जिसमें 2-3 साल से कम की नहीं है। यदि ये इसी तरह से अगर चलता रहा तो हमारे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ का प्रशासन जो है वो दबा हुआ है। तो सरकार बोल रही है जैसे जिस तरीके से चीज़ों को बदला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में संविधान जो है ना उसको भी बदल दिया जाएगा। संविधान किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको बदल सके, किसी की हिम्मत नहीं है संविधान को, क्योंकि संविधान को फॉलो करने के लिए अदर कंट्री भी फॉलो करती है। हाँ, लेकिन इंडिया ग्रुप के जो अलायंस के लोग हैं वो तो खुद ही बता रहे हैं कि ये सरकार की मंशा यही है कि ये जो है ना देश के कानून को बदलने के प्रयास करने में अब नहीं हैं, संविधान बदलने में लगे हुए हैं। नहीं बदल पाएगा, नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है ये, क्योंकि इसमें सभी शर्तें लागू हैं सभी की। सर क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, स्टालिन का जो बेटा है, हाँ, तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है, हाँ, हाँ। उन्होंने सनातन धर्म पे जिस तरीके से उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट है हाँ, वो भारत की हर समस्या का समाधान है उनकी स्टेटमेंट में। अच्छा, अगर ध्यान से पढ़ उसको सुनी जाए, हाँ। और उसके लिए क्या चाहिए? बीजेपी वाले ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बहुत ज़्यादा वो तो कहेंगे, क्रिटिसाइज किया लेकिन जब है है। ना- मीडिया में बातें हो रही है कि सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने ऐसी बातें कह दी है। जब इनके लोग, हाँ, मतलब हिंदू बीजेपी के लोग हाँ, या जो इनकी विचारधारा के लोग जब ये सरेआम बोलते हैं, पता नहीं कितने वीडियो हैं कि हम भारत में किसी को नहीं रहने देंगे, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हैं, बौद्ध हो, हैं, कोई से भी धर्म का हो, हम सबको, वो सरेआम बोलते हैं हम सबको ख़त्म कर देंगे। जैसे सम्राट अशोक के बाद बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्पमित्र संघ की हत्या करके सारा बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया था, वो तो बौद्ध धर्म को ख़त्म करने की बात अब भी करते हैं, उसके वीडियो हैं, लेकिन वो नेशनल मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, वो टीवी पे नहीं दिखाएंगे। लेकिन स्टालिन के बेटे ने एक बात उनके विरुद्ध जो कह दी है उसको हर टीवी दिखा रहा है, हर न्यूज़पेपर में है वो, क्योंकि मीडिया हो या अखबार हो वो बिके हुए हैं, सब इनके हाथों में है। उसका समाधान जो स्टालिन के बेटे ने कहा है उसका समाधान ये है, अगर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ इनकी अगर आँख खुल जाती है और जितने अल्पसंख्यक हैं उनकी आँख खुल जाती है तो इंडिया की हर समस्या का समाधान हो जाएगा, उनकी विचारधारा में समाधान है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके वोट ऐंठने की कोशिश किया जाता है, ऐसे में इंडिया ग्रुप अलायंस जो बना हुआ है, कांग्रेस ने तो उस जो उन्होंने बात कही है उससे किनारा कर लिया है अपने आप को। बाकी विपक्षी दल जो है वो भी किनारा करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये बात जो है ना अगर इंडिया ग्रुप पर कहीं ना कहीं आरोप लग जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया ग्रुप को नुकसान होगा। हिंदू लोग जो हैं, हिंदू मतलब जो सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें वोट नहीं देगा, तो इंडिया अलायंस को नुकसान हो जाएगा। क्या है जो OBC है, हाँ, अगर OBC के दिमाग खुल जाए, हाँ, वो अपनी जड़ों को पहचान लें, नहीं वो अपना हित को समझ लें, हम पहले क्या थे अब हम क्या हैं, हमारा हित किधर है, तो
जो 52% है वो, उनका पासा पलटने से तो ये अपना इनकी जो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। और देश का दुर्भाग्य ये है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म दिया देश को। अगर उनकी बात मानकर सब ऑन द रिकॉर्ड बुद्धिस्ट हो जाते तो इनकी पॉपुलेशन अपना आप ही इंडिया में कम हो जाती। बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। अगर हिंदू धर्म की बात किया जाए तो अभी जिस तरीके से बागेश्वर वाले बाबा बता रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सीना ठोक करके बोल रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र है, अगर ओबीसी की आँख खुलती है, ओबीसी में जो 4 कास्टें हैं उनकी शाक्य, कुशवा, सैनी, मौर्य, ये एक्चुअल में ये बुद्धिस्ट है। सम्राट अशोक के टाइम के ये बौद्ध धर्म, इनके जो फोर फादर थे वो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे। लेकिन इनकी अभी आँख नहीं खुल रही है, ये अपनी हिस्ट्री नहीं जान रहे, अपने पूर्वजों को नहीं पहचान रहे, अपना फ्यूचर कहाँ पे सेफ है। अभी कितना % रिजर्वेशन दिया था, इनको मिलना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से ओबीसी को 52%। 2023 के कार्यकाल जो देखे, करंट में जो उथल पुथल राजनीति में हो रहा है, जिस तरीके से क्योंकि बहुमत है एनडीए के पास, भाजपा के पास, इसीलिए जो चाह रहे हैं वो हो जा रहा है। आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? इसी देखते हुए जनता किसे वोट करेगी? देखिए, जनता बहुत दुखी है, लेकिन क्या है, जब 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, जब पहली बार मोदी जी आए थे, उसमें 15 लाख का लालच दिया गया नहीं, और लोग भावना में बह गए। हाँ, बहुत सारी लालच दिया गया था, जिसके वजह से भावनाओं में हमारी जनता बह गई थी। और यही वजह है कि मोदी जी 2024 में आ गए और 2019 में भी रिटर्न आए। लेकिन लाल किला के प्राचीर से उन्होंने वही कॉन्फिडेंस जो है ना दोहराने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि तीसरी बार भी हमारी सरकार जो है वह आ रही है। तो मेरा सवाल यही है आपसे कि आप जब ये देख रहे हैं 9 साढ़े 9 साल का कार्यकाल, उसके अनुसार आपको क्या लग रहा है? जनता में रोष है या अभी भी मोदी मोदी हो रहा है? देखिए, 2014 में ये गवर्नमेंट आई थी, 2016 में इन्होंने नोटबंदी कर दी नहीं, जनता को अच्छी तरह से परेशान किया, ये स्पष्ट है। उसके बाद जैसे इलेक्शन आने लगा तो इन्होंने फुलवामा कर दिया। जब उनसे हम सवाल करते हैं बीजेपी वालों से, तो वो बोलते हैं कि नोटबंदी से बहुत फ़ायदा हुआ, आतंकवाद रुक गया, ठीक है ना, जो पहले से जो क्या बोलते हैं, पैसे जो जमा थे वो बाहर आ गए, ठीक है ना, जमाखोर लोग रखे हुए थे वो बाहर आ गए, इस तरीके से दलील देते हैं। वो सब मेरा सवाल नहीं है। आपको यही लगता है कि 2024 में रिटर्न नहीं आने वाले हैं बीजेपी? रिटर्न नहीं आएगी नहीं, लेकिन अभी है ना 2019 में जैसे ये आए तो 2019 के बाद इन्होंने अपना वो, जैसे राम मंदिर बना, राम मंदिर कैसे बना, ये जजमेंट जो ये सुप्रीम कोर्ट का आया वो कहाँ है? चीफ जस्टिस जिसने जजमेंट दिया था वो राज्यसभा में बैठे हैं नहीं, जो राज्यसभा में बैठा है क्या उसने निष्पक्ष भाव से जजमेंट दिया? आपको कोई शक है इस पे? बिल्कुल शक है नहीं, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां थी उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं की गई, उनको इग्नोर कर दिया गया। एक साइड का फैसला। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर हम सवाल नहीं कर सकते हैं। मीडिया का चौथा स्तंभ है सुप्रीम कोर्ट पे, तो इतना हम कम से कम भरोसा करना चाहेंगे। आपका क्या कहना है? 1 नेशन 1 इलेक्शन गलत है, सही है? ये जनता के हित में है या राजनीतिक हित में है? अब देखिए, जो जनता का जो हित है, जनता का नेम है वोट डालना, जनता का कर्तव्य होता है। अब ये क्या चाहते हैं कि जनता की वोट को हम खरीदना। अब जनता की वोट को ये खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये जो जिस टाइम 2000 मेरा सवाल ये है कि जनता के हित में है या नेताओं के हित में? ये जनता के हित में होना चाहिए। होना चाहिए, है नहीं, जनता के हित में नहीं। जनता के हित में होता। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए क्षमा चाहेंगे, आपसे बात नहीं कर पाए।
और दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हमने चर्चा किया अलग अलग लोगों से। उनकी तो राय यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वह गलत है, पहले भी लागू हो चुका है, इसका जो है दूरगामी परिणाम कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन आपके लिए, जनता के लिए सही है, गलत है? आप अपना विचार कमेंट करके दे सकते हैं। मेरा नाम नवीन कुमार है। न्यू भारत। जय हिंद।